नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 की जो समयावधि थी उस पर सबसे ज़्यादा नरम दल के नेताओं का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम मॉडरेट लीडर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 1905 के बाद का जो समयावधि है उसे हम एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल के लीडर्स के रूप में जानते हैं, जिसमें लाल, बाल और पाल जैसे नेताओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। किस पर? राष्ट्रवाद के अंदर। लेकिन ये राष्ट्रवाद आया कहाँ से? कौन सा? पहले नहीं था क्या? पहले था, लेकिन अब कैसा आ गया? एक्सट्रीमिस्ट। सो एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी सबसे पहले कहाँ से आई, क्यों आई, वो भी देख लेते हैं। कहते हैं कि जापान के द्वारा रशिया को पराजित करना, यूरोपियन रेवोल्यूशन हो, साथ ही मिस्र, ईरान जैसे राष्ट्रों के अंदर जो राष्ट्रवाद था वो एक्सट्रीमिस्ट था। उसी आइडियोलॉजी को भी भारत में अडॉप्ट किया जाता है और बड़े लेवल पर जो राष्ट्रवाद उभर कर आता है। अब इन कंट्रियों की तरह ही भारत में जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, अब ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे थे। अब गोली का जवाब ये गोली से नहीं, अब बम से भी देने लग गए थे। तो इस प्रकार ये जो राष्ट्रवाद उभर कर आया था, इस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेकर आती है जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। कहते हैं यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं, न केवल विदेशियों को मैं अपने देश से निकालना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं अपने देश की चाबी अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। सो चलिए और चलते हैं अपने टॉपिक पर, पूरे डिटेल से या विस्तार से डिस्कस करते हैं। 5W1H के आधार पर इस टॉपिक को भी चलिए समझते हैं। कहते हैं हु मीन्स कौन। कहते हैं सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में इस कानून को तैयार किया जाता है। सो ये क्या था भाई? तो इट वॉज ए लॉ। ये एक कानून था जो भारत में ब्रिटिश सरकार को इंप्लीमेंट करना था। किस लिए? रिवॉल्यूशनरीज जो एक्टिविटी हो रही थी, राष्ट्रवादी जो गतिविधियां भारत में संचालित हो रही थी या चल रही थी, उसको दबाने के लिए एक कानून तैयार किया। तो ये कानून सिडनी रॉलेट के द्वारा तैयार किया गया था। तो किस देश के लिए किया गया था? तो ये देखने को मिलेगा इंडिया के लिए। सो अब देखते हैं कब तैयार किया गया था भाई ये। सो देखेंगे 1919 के अंदर ये भारत में इंप्लीमेंट होता है। सो ये वाली बात हमको यहां पर देखने को मिलती है। किसने डिजाइन किया? सिडनी रॉलेट ने किया। तो ये क्या था? इट वॉज अ लॉ था। कहां इंप्लीमेंट करना था? इंडिया के अंदर। कब किया? 1919 में। सो किस लिए किया ये भी जान लेते हैं। व्हाई? फॉर प्रिवेंशन ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटी। जो भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद था उसको दबाने के लिए इस एक्ट को लेकर आए थे, ताकि भारत को अभी अपने भारतीय शासन को और ज्यादा अपने पंजों में जकड़ा रखा जा सके। ये ब्रिटिश शासन की एक चालाकी बोले या उनकी सूझबूझ बोले। तो इसी वजह से सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में ये एक्ट लेकर आते हैं, जिसे नाम दिया इन्होंने रॉलेट एक्ट। चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में। कहते हैं इन 1910s द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी इन इंडिया नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बिगेन टू ग्रो। जैसा हमने आपको बताया था, क्या बताया था मानसिंह सर? कि 1905 तक का जो टाइम था वो तो था मॉडरेट लीडर्स का समयावधि था। लेकिन 1905 के बाद जो टाइम पीरियड जो देखने को मिलता है, ये आफ्टर 1905 अब जाके मॉडरेट से ये एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है कि जो शासन है गरम दल, ये तो था नरम दल के हाथों में था, लेकिन अब आ जाता है गरम दल के नेता इन शासन को अपने हाथों में ले लेते हैं। अब ये विचारधारा आई कहां से भाई? तो हमने देखा 1905 के अंदर
एक छोटे से देश जापान ने रशिया जैसे बड़ी कंट्री को पराजित कर दिया। तो वहां और यूरोप के अंदर अपने अधिकारों को लेकर जो जनता खड़ी होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन तक आप देख सकते हैं। साथ ही ईरान हो, मिस्र हो, इनके राष्ट्रवाद को भी देख सकते हैं। इस वजह से ये जो नेता हैं गरम दल मीन्स एक्सट्रीमिस्ट के लाल बाल पाल, अब जो पहले की तरह है, जो लेटर देना हो, साइलेंटली विरोध करना हो, अब वो नहीं, अब तो गोली का जवाब बम से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उस आइडियोलॉजी को लेकर चलने लगे थे। अब चलते हैं, अब यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं। टू एंड दिस द ब्रिटिश राज अपॉइंट अ कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट इन 1917। कहते हैं सर सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में 1917 के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको क्या करना था, इस एक्ट को डिजाइन करना। दिस कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द extent to which the conspiracies and related to the revolutionary movements are spread in India and what kind of law are required to counter them। कहते हैं भारत के जो राष्ट्रवाद को पहले समझना था, किस प्रकार का राष्ट्रवाद है और उससे कैसे निपटा जाएगा, उन सभी को इनको पहले स्टडी करना था। स्टडी करके उसके लिए काउंटर करने के लिए एक एक्ट लेकर आना था। तो ये एक्ट किसकी लीडरशिप में लेकर आए, सर सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में लेके आ गए। अब सर सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में लेके आए तो पहले इन्होंने भारत की स्टडी की और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये एक्ट को डिजाइन करते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं अब क्या होता है। द रॉलेट कमिटी सबमिटेड इट्स इन रिपोर्ट्स इन 1980। कहते 1917 में गठन किया और 1918 के अंदर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब देखें, बेसिस ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय दिस कमिटी दिस बिल वाज पास इन फरवरी 1919। कहते हैं यहां पर गठन किया, कमेटी ने रिपोर्ट दी और 1919 के अंदर इसे इंप्लीमेंट कर दिया और पास करके इंप्लीमेंट कर दिया। इस वजह से ये भारतीय क्रांतिकारी मींस जितने भी रिवॉल्यूशनरी पर्सन थे उनमें इस लॉ को नाम दिया क्या, देखते हैं। दिस एक्ट बिकम नोन एज अ ब्लैक लॉ। इसे भारतीय जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्लैक लॉ मींस काले कानून की संज्ञा दी कि ये मतलब गला घोटने जैसा है। हाँ, जो काला कानून है भारतीयों के लिए अमोंग इंडियन नेशनलिस्ट, ये कानून काले कानून के रूप में भारतीय जो राष्ट्रवादियों के बीच प्रसिद्ध होता है। द बिल प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट कुड अरेस्ट any suspected and put him in a jail as well as keep him in a jail indefinite। कहते हैं कि मजिस्ट्रेट जो होता है उसको इतना पावर दे दिया, कोई भी सस्पेक्टेड मतलब संदेहास्पद कोई व्यक्ति लगता है। कैसा संदेहास्पद, जो राष्ट्रवाद के अंदर इन्वॉल्व हो, मतलब राष्ट्रवादी गतिविधियों के अंदर कोई इन्वॉल्व हो और संदेहास्पद लगे तो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट करवा सकता है। साथ ही साथ इंडेफिनेटली टाइम मींस अनिश्चित काल तक जेल में रख सकता है। सो इस कानून के अंदर ये देखने को मिलता है। अब और आगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। कहते हैं इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत एक और क्या थी, देखते हैं। दिस एक्ट डिक्लेयर दैट देयर इज नो लॉयर, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो अपील। मतलब नो वकील, नो दलील, मतलब नो वकील, नो दलील, नो अपील। सो इस कानून के ये टैगलाइन सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है। सो ये वाली बात देखते हैं। इस कानून का न केवल गांधी जी बल्कि पूरे राष्ट्र में बहुत तगड़ा विरोध होता है। इसी के अंतर्गत पूरे राष्ट्र के अंदर गांधी कॉल्ड फॉर ए नेशन वाइड स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। कहते हैं गांधी जी के द्वारा
6 अप्रैल 1919 को पूरे राष्ट्र के अंदर स्ट्राइक घोषित की गई और पूरे राष्ट्र के अंदर स्ट्राइक किया गया, जिसके अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों, मैप के अंदर आपको समझा देता हूँ, थोड़ा और आपको बेहतर लगेगा, जो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, न केवल गांधी जी गांधी जी महाराष्ट्र से यहाँ पर पलवल आते हैं। इन्हीं को रास्ते में गांधी को पलवल जो हरियाणा के अंदर है वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस गांधी जी को भेज दिया जाता है। सो ये वाली बात हमें यहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस इनको यहाँ पर भेज दिया जाता है। साथ ही साथ ये क्यों भेज दिया जाता है ये बताइए मान सिंह जी हम, क्योंकि पंजाब के कुछ लीडर्स ने गांधी जी को इनवाइट किया था, साथ ही साथ गुजरात के अहमदाबाद हो, मुंबई हो, देश के अलग अलग कोनों में बहुत जम के इस कानून का विरोध किया। सो ये वाला जो कानून था रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसकी मेन टैगलाइन जो आपने अभी देखी थी, और इसमें मेन था नो लॉयर, नो आर्ग्यूमेंट, नो अपील। सो ये वाला हमको देखने को मिलता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और नीडी बच्चे तक, जो हमारी हमेशा सोच रहती है, अंतिम बेंच तक इसको आपको पहुंचाना है। जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।